ओके हेलो बच्चों। और आज देख सकते हैं कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिज़िक्स का पहला चैप्टर, फोर्स। अच्छा, ये फोर्स जो एक टॉपिक है, इसमें हम लोगों ने नाइन्थ क्लास में ही पढ़ लिया है। फोर्स के बारे में नाइन्थ क्लास में ही पढ़ लिया है कि फोर्स क्या होता है। लॉज ऑफ मोशन में भी पढ़ा है हम लोगों ने, और इसका फॉर्मूला भी पढ़ा था हम लोगों ने, F इक्वल्स टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। तो टेंथ में हम लोग फोर्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे एक और टॉपिक जो है मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ फोर्स स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। देखिए, एक चीज़ कहा गया है ट्रांसलेशनल मोशन। अब ये ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है? तो आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे लगाया फोर्स हमने, है ना। ये फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाया, तो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से, मान लीजिए वो ए पॉइंट पे थी और अपनी जगह से ट्रैवल करना शुरू कर दे रही है, एंड इट मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ। बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में चलती हुई चली जा रही है और किसी एक दूसरे पॉइंट बी तक पहुंच गई, है ना। तो ये जो मोशन हुआ, ये मोशन है स्ट्रेट पाथ पे। ठीक है, इस तरह के मोशन को कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है। नाउ दिस ट्रांसलेशनल मोशन इज पॉसिबल। कब पॉसिबल है भाई? पॉसिबल तब है जब ये बॉडी कहीं बंधी ना हो, कहीं पे पाइवटेड ना हो, है ना, फ्री हो। आपने फोर्स लगाया तो फोर्स लगते हुए वो आगे जा सके। तो देखो लिखा है मैंने, इट हैपेंस व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन बॉडी विच इज फ्री टू मूव, यानी अपनी जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए फ्री हो, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है। ट्रांसलेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन एक दूसरा टाइप का मोशन है। अब हम लोग चूंकि इस चैप्टर में इसी के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, इसलिए पहले हम ये सीख लेते हैं कि रोटेशनल मोशन होता क्या है। तो रोटेशनल मोशन क्या है? मैंने लिखा है मोशन ऑफ बॉडी अबाउट इट्स पाइवट पॉइंट। मोशन ना कह के इसको हम रोटेशन लिख दें। क्या लिख दें? रोटेशन। रोटेशन ऑफ बॉडी अबाउट इट्स पाइवट पॉइंट, है ना। अब देखो क्या है। ये एक ऑब्जेक्ट थी, है ना। इस ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स लगाया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्या लगाया? फोर्स लगाया। लेकिन ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे, मान लेते हैं ये पॉइंट ओ है, इस पॉइंट पे पाइवटेड है। ठीक है, एक पाइवट लगा के, एक आयरन नेल लगा के हमने इसको यहाँ पे फिक्स कर रखा है, तो ये इस पॉइंट पे पाइवटेड है। अब जब फोर्स लगेगा तो ये बॉडी केवल रोटेट होगी, क्योंकि ये पॉइंट इस बॉडी को आगे नहीं बढ़ने देगा। तो क्या होगा कि ये सिर्फ रोटेट हो पाएगी। ठीक है ना। आप इसको खुद भी करके देख सकते हैं किसी बॉडी पे, कि आपने क्या किया, एक पाइवट लगाया और उसको फोर्स लगाया, तो अब वो बॉडी क्या होगी? रोटेट करना शुरू कर देगी। तो रोटेशन जब शुरू होगा तो ये रोटेशन कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है भाई? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज वो बॉडी रोटेट करना शुरू कर दे रही है, और रोटेशन हो कहाँ रहा है? अबाउट द पाइवट पॉइंट। ये हमारा रोटेशन का सेंटर बन जा रहा है, इसी के अलॉन्ग रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रोटेशनल मोशन कब होता है? व्हेन अ बॉडी इज पाइवटेड। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, कि क्वेश्चन बन सकता है कि स्टेट व्हेन अ बॉडी कैन शो ट्रांसलेशनल मोशन एंड व्हेन कैन अ बॉडी शो रोटेशनल मोशन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो आपको आंसर यही देना होगा कि अ बॉडी शोज रोटेशनल मोशन व्हेन इट इज पाइवटेड,
एंड अ बॉडी शोज ट्रांसलेशनल मोशन व्हेन इट इज नॉट पाइवटेड, है ना, ये चीज़ का ध्यान रखना। ओके, अब आगे देखते हैं। हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसको हम कहते हैं टॉर्क। ध्यान दीजिएगा, चाहे हम मोमेंट ऑफ फोर्स कहें या फिर हम टॉर्क कहें, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। अब जरा ध्यान दो कि हमने जब यहाँ पे फोर्स लगाया था नॉन पाइवटेड बॉडी पे, तो बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में ट्रैवल कर गई। तो इस तरह के फोर्स ने कोई टॉर्क जनरेट नहीं किया। टॉर्क का मतलब हुआ रोटेशनल मोशन जनरेट नहीं किया, रोटेशनल इफेक्ट जनरेट नहीं किया, ठीक है। टॉर्क का मतलब ही होता है टर्निंग इफेक्ट, इस तरह से रोटेट कर देना। तो यहाँ पर इस फोर्स ने टॉर्क जनरेट कर दिया, यानी कि टॉर्क की कंडीशन क्या है, हम कब कहते हैं कि टॉर्क लगा। टॉर्क तब लगा जब बॉडी पे फोर्स लगाएं और वो बॉडी अपने पॉइंट ऑफ पाइवट के अलोंग रोटेट कर जाए। जब बॉडी रोटेट कर जाए तो हम कहेंगे फोर्स ने जनरेट कर दिया टॉर्क। समझ में आया? आगे आते हैं। अब देखो इस डायग्राम को जरा बहुत ढंग से समझना, ठीक है। ये एक इरेगुलर शेप की बॉडी है, हमने कोई फिक्स्ड शेप नहीं लिया है बॉडी का। ये इस पे एक पॉइंट ऑफ पाइवट लिया है, ठीक है। और इस बॉडी पे आप देख रहे हो ये पॉइंट पे फोर्स लगाया गया ऐसे। अब ये फोर्स की डायरेक्शन मैंने आगे डॉटेड लाइन से शो कर दी है। ये है फोर्स, इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। तो यू कैन से दिस इज लाइन ऑफ एक्शन, कह सकते हैं, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसको हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा लाइन ऑफ एक्शन। अब पाइवट पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन का पॉइंट ऑफ एक्शन, ये जिस पॉइंट पे बॉडी पे फोर्स लग रहा है इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ एक्शन। ओके, तो जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वहाँ से पाइवट तक की एक लेंथ दे रखी हुई है जिसको हम कह रहे हैं ए ओ, ठीक है। एक साथ ही साथ हमने क्या किया है, इस पाइवट पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा हुआ है जिसको हम कह रहे हैं बी ओ, है ना। तो अब ध्यान दो कि हम ये क्यों कर रहे हैं, एक, ठीक है। तो हम ये क्यों कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये जो सिंबल बना हुआ है ये है टाउ, है ना। टाउ टॉर्क को जनरेट करने, टॉर्क के लिए सिंबल बनाया गया है, या मोमेंट ऑफ फोर्स का सिंबल होता है टाउ, ठीक है। इसका फॉर्मूला लिखा है F इंटू ओ बी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फोर्स इंटू ओ बी, स्पेशली ये वाली डिस्टेंस ली गई है, ओ ए नहीं लिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना हो, वैसे मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, हम कहते हैं कि जब कोई फोर्स किसी बॉडी पे टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करा दे, किसी बॉडी पे टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करा दे तो वो कहलाता है मोमेंट ऑफ फोर्स। लेकिन उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक प्रोडक्ट लिया है। किसका प्रोडक्ट लिया है, फोर्स का। ये हो गया फोर्स और ओ बी। ओ बी क्या है, पाइवट पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। पाइवट पॉइंट से पॉइंट ऑफ एक्शन तक की डिस्टेंस नहीं है, पाइवट पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन की तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये डिस्टेंस पता होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तभी आप टॉर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पता है तो आपको ये फाइंड करना पड़ेगा, तभी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज ये वाले डिस्टेंसेस हमारे लिए बेकार हैं, है ना। पॉइंट, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट की पाइवट से डिस्टेंस अगर हम निकाल लेते हैं
तो ये डिस्टेंस हमारे लिए बेकार है, इसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, तो अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। देखो क्या लिखा गया है, टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स यानी F एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन, ये था हमारा लाइन ऑफ एक्शन, टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ बॉडी, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ बॉडी, ये वाली डिस्टेंस OB, ठीक है ना, इज कॉल्ड टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। समझ में आया बेटा? देखिए, इसको अगर हम फॉर्मूला बनाते हैं तो टाउ इक्वल्स टू F इंटू एस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि F इंटू एस फॉर्मूला कहीं सुना सुना लग रहा है। तो बिल्कुल सुना हुआ है आपने वर्क पढ़ा था ना, तो वर्क में पढ़ा था वर्क डन इक्वल्स टू F इंटू एस। हालांकि पूरा फॉर्मूला पढ़ा था Fs cos थीटा, लेकिन अगर डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक ही हो, सेम डायरेक्शन हो, तो हम फॉर्मूला यूज़ करते थे Fs, है ना। तो आप सोच रहे होंगे कि ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला तो सेम है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना बेटा, ये फॉर्मूला सेम नहीं है। इसमें क्या था, इसमें हम बॉडी पे फोर्स लगाते थे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड लिया, और बॉडी एक जगह से दूसरी जगह कितना डिस्प्लेस हुई वो डिस्प्लेसमेंट लेते थे। तो F और S ये मल्टीप्लाई करते थे वर्क डन फाइंड करने के लिए। टॉर्क फाइंड करने के लिए हम ये जो फोर्स है वो तो वही ले रहे हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं ले रहे हैं, ये हम ले रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वो भी कहाँ से कहाँ तक, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन है तो ये बनेगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, जो 90 डिग्री के एंगल पे है। तो ये डिस्टेंस और ये फोर्स को मल्टीप्लाई करके हम टॉर्क निकालते हैं, ठीक है। तो ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये बॉडी के एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए ये फॉर्मूला कहीं से भी वर्क डन से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और वर्क डन की यूनिट हम लोग यूज़ करते थे जूल, यहाँ पर गलती से भी ये यूनिट यूज़ मत करना, यहाँ पे जूल हम यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पर हम यूनिट यूज़ करते हैं फोर्स के लिए न्यूटन SI यूनिट, और डिस्टेंस के लिए मीटर, यानी क्या बनेगा, न्यूटन इंटू मीटर। समझ में आया? इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है, ओके। आगे देखो, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है ना, और डायरेक्शन बदलने से इसके मैग्नीट्यूड में डिफरेंस आ जाता है। इट्स डायरेक्शन इज आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो या तो इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। अब देखो, मैंने ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिखाई है, अगर रोटेशन क्लॉकवाइज हुआ तो जो टॉर्क लगेगा उसकी वैल्यू नेगेटिव वैल्यू हो जाती है, ठीक है। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो जो टॉर्क लगेगा उसकी वैल्यू को हम पॉजिटिव लेते हैं। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ बॉडी में तो जो टॉर्क यानी मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट आप करेंगे उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो जो आप मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करेंगे उसकी वैल्यू को हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव ध्यान रखना, ठीक है। आगे आते हैं, यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। तो यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स में मैंने आपको पहले ही बताया कि SI यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, न्यूटन मीटर। यहाँ पे बताया था ना, ये देखो, न्यूटन इंटू मीटर, है ना, तो न्यूटन मीटर। अब सिंबल में आते हैं, अगर आप न्यूटन का सिंबल लिख रहे हैं तो कैपिटल N, उसको वर्ड्स में लिख रहे हैं तो स्मॉल n। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो न्यूटन
अगर वर्ड में लिख रहे हैं तो स्मॉल एम, सिंबल में लिख रहे हैं तो कैपिटल एम। ठीक है। सीजीएस यूनिट होती है डाइन सेंटीमीटर। ठीक है। न्यूटन के लिए हो गया सीजीएस यूनिट डाइन और मीटर के लिए हो गया सेंटीमीटर। तो अगर हम रिलेशन फाइंड करें तो ये हो जाता है 1 न्यूटन मीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 1 न्यूटन कितना होता है 10⁵ डाइन के इक्वल होता है, और 1 मीटर कितना होता है 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 10⁵, 10⁶, 10⁻7, तो 10⁻7 हो गया, डाइन सेंटीमीटर हो गया। तो 1 न्यूटन मीटर किसके इक्वल हो गया 10⁷ डाइन सेंटीमीटर के इक्वल हो गया। समझ में आ रहा है। कुछ और भी यूनिट्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि केजीएफ। जब फोर्स को न्यूटन में नहीं लिखा होता है तो केजीएफ में लिख सकते हैं, केजीएफ मीटर। कभी कभी जो फोर्स है ग्राम फोर्स में गिवन होता है तो ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, ये भी वैल्यूज़ हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। ओके। ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हुए हैं। ये एग्जाम्पल्स हैं टर्निंग इफेक्ट के, यानी टॉर्क के। देखो यहाँ पे कहा गया है टू ओपन अ डोर फोर्स इज अप्लाइड एट इट्स हैंडल विच इज़ एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम हिंजेस। अब अगर ये हमारा डोर है भैया, तो हिंजेस लगाए हमने यहाँ पे, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन एक एंड पे हो रहा है, और हैंडल लगाया यहाँ पे, ये करीब करीब दूसरे एंड पे हो रहा है। तो ऐसा क्यों किया हमने? रीज़न सिर्फ एक है हमें यहाँ पर प्रोड्यूस करना था टॉर्क। अब डोर को हम उठा के एक जगह से दूसरी जगह तो रखते नहीं हैं। डोर को ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको इस तरह से रोटेट ही तो करते हैं अबाउट हिंजेस, है ना। ऐसा तो होता नहीं कि डोर को उठा के लेके चले गए अंदर, या जब बाहर गए तो डोर को वापस लेके आए और लगा दिया, फिक्स कर दिया। तो डोर में हम लगाते हैं फोर्स और वो रोटेट होता है। ठीक है। अब फोर्स लगाने के लिए हम टॉर्क जनरेट करने के लिए हम लगाते हैं फोर्स, और टॉर्क हमें आसानी से मिल जाए इसके लिए 2 फैक्टर्स हैं। एक तो है फोर्स और दूसरा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है। अब हमें ये टॉर्क आसानी से चाहिए, ये जितना भी रिक्वायर्ड टॉर्क है ये हमें बहुत इजीली कन्वीनियंटली मिल जाए, इसके लिए हम कोशिश करते हैं हमेशा। तो देखो, या तो हम फोर्स बढ़ाएं या हम डिस्टेंस बढ़ाएं, इनमें से कोई भी एक चीज़ अगर हम बढ़ा दें तो दूसरी चीज़ को बहुत कम वैल्यू लेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो बेस्ट ये है कि हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस को पहले से ही बढ़ा के रखें। अब देखो, ये हमारे डोर से यहाँ तक की परपेंडिकुलर हिंजेस तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, हैंडल से हिंजेस तक की। तो हिंजेस हो गए एक्सिस ऑफ रोटेशन और हैंडल हो गया लाइन ऑफ एक्शन। तो लाइन ऑफ एक्शन से एक्सिस ऑफ रोटेशन तक की डिस्टेंस को हमने मैक्सिमम कर दिया। इससे क्या होता है कि अगर छोटा सा फोर्स भी हम लगा दें तो भी हमारा ये प्रोडक्ट रिक्वायर्ड टॉर्क के इक्वल बन जाता है। ओके। अच्छा, ठीक है। इसी तरह से देखो, यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखा है अ फोर्स इज अप्लाइड टेंजेंशियली टू टर्न स्टीयरिंग व्हील। अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, अगर ये हमारी स्टीयरिंग व्हील है, सपोज ये स्टीयरिंग व्हील है जिसमें ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, और हम यहाँ पे रिम पे पकड़ के इसको रोटेट करते हैं, चाहे हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो लाइन ऑफ एक्शन जो है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाए, है ना। लाइन ऑफ एक्शन क्या हो जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाए, तो ये हो जाएगी मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन। लेकिन बेटा एक चीज़ ध्यान दो कि ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस तब बनेगी जब हमारा फोर्स टेंजेंशियली लग रहा हो, है ना। ये जो रेडियस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन जाएगी और मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगी, लेकिन वो कब होगी,
जब फोर्स कैसा लग रहा हो, टेंजेंशियली लग रहा हो। अगर हम फोर्स की डायरेक्शन मान लेते हैं, मान लो कि यहीं पे हम फोर्स लगा रहे थे, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन ऐसे टेंजेंशियली ना लगा के इसको हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चाह रहे हैं, और हम फोर्स को लगा दें कुछ ऐसे, यूं इस तरीके से अगर हम लगा दें, ठीक है, तो हमारा जो लाइन ऑफ एक्शन होगा वो कुछ ऐसे हो जाएगा, ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो बेटा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि रेडियस के इक्वल नहीं है, कम हो गई है ना। तो अब आप देख सकते हो, इसको मैं इस जगह बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर हम अपना फोर्स मान लेते हैं कि टेंजेंशियली न लगा के कुछ ऐसे लगा दें, यूं इस तरीके से, ठीक है, तो लाइन ऑफ एक्शन हमारा ये हो जाएगा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी, क्योंकि यही परपेंडिकुलर हो रहा है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम हो गई। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि इस प्रोडक्ट में अगर डिस्टेंस कम हो गई तो ऑब्वियसली हमें फोर्स को बढ़ाना पड़ जाएगा, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा फोर्स कैसे लगाते हैं, टेंजेंशियली लगाते हैं। टेंजेंशियली लगाने पे क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम रहेगी। मैक्सिमम रहेगी तो क्या होगा, एक छोटा सा भी फोर्स लगाएंगे तो आराम से स्टीयरिंग व्हील टर्न कर जाएगी, है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स दे रखे हुए हैं, जैसे फुट पेडल ऑफ बाइसिकल इज एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सल ऑफ गियर व्हील, जो आगे की तरफ एक गियर व्हील होता है, इस तरह से टीथ बने होते हैं, उसमें चेन लगी होती है ना, ये तो इसका एक्सेस ये हुआ, और इस पे हम फुट पेडल लगाते हैं जो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होता है, और हम यहाँ पे फुट पेडल लगाते हैं। तो अब यहाँ फोर्स लगा रहे हैं और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गई, बढ़ गई ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ाने से रिक्वायर्ड फोर्स कम हो जाता है, ये मेन एम है ना। ये सब कुछ करने का मेन एम यही है। आगे देखो कह रहे हैं, स्पैनर यूज टू टाइटन और लूजन अ नट हैज़ लॉन्ग हैंडल। स्पैनर, अगर हमें किसी, मान लीजिए कि एक इस तरह से एक नट है, ठीक है, उसको हमें टाइट करना है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ना स्पैनर, कुछ इस तरीके से ये होता है ऐसे, है ना। तो ये जो स्पैनर हम लोग यूज़ करते हैं, इसका हैंडल लंबा होता है। अगर लॉन्ग हैंडल होगा तो हम आसानी से इसको रोटेट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन बनेगा ये, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी ये, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन हमारा यहाँ पे लग रहा है फोर्स, है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ने से रिक्वायर्ड फोर्स कम हो जाता है, ताकि आसानी से हम टॉर्क जनरेट कर सकें, है ना। वही है यहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स का मेन एम यही है। तो कभी कभी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं कि गिव रीजन व्हाई इज द हैंडल ऑफ अ स्पैनर यूज्ड टू टाइटन और लूजन अ नट इज वेरी लॉन्ग। अब स्पैनर का हैंडल लॉन्ग क्यों रखा जाता है, ये पूछा गया। तो क्यों हम बताएंगे, हम 2 पॉइंट बताएंगे। एक पॉइंट तो ये कहेंगे कि सिंस द हैंडल इज लॉन्ग देयरफॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंक्रीजेस, perpendicular distance between axis of rotation and line of action increases, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। Therefore, even a small force produces required torque, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, ये 2 पॉइंट लिखने ज़रूरी हो जाएंगे। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि since the perpendicular distance between axis of rotation and line of action increases, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। Therefore, even a small force produces required torque। ठीक है, ये हर किसी एग्जाम्पल में अप्लाई हो जाएगा। ओके।